बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ी ही ज़रूरी बात करनी है, शायद थोड़ा सा डांटना भी है, माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि कल मैंने फिर एक अजीबो-गरीब ख़बर शाम को सुनी। लिटरली रूह कांप गई। फैमिली है, हमारे घर में जो स्टाफ काम करता है उनके जानने वाले जो हैं, गैस का चूल्हा जो है वो जला के कमरे में रात को सो गए। आपको पता है गांव देहात में क्योंकि खुली जगह होती है तो सर्दी शहरों से ज़रा ज़्यादा होती है। उन्होंने वो चलाया, रात को सो गए, वो गैस, वो कहीं चूल्हा बंद हुआ, गैस लीक होती चली गई और पूरी फैमिली की डेथ हो गई। व्यूअर्स, ये एक इतनी कॉमन बात है और हर सर्दी में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें ये वाली ख़बर हर महीने कोई इक्का दुक्का इस तरह की ख़बर आती है और बड़ी दफ़ा न्यूज़ में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन व्यूअर्स, जब हमें पता है कि अगर गैस की लीकेज हो जाए या मतलब गैस पूरे घर के अंदर स्प्रेड हो जाए, धमाका तो अपनी जगह है जो हो सकता है, लेकिन अगर आप घर में सो रहे हैं तो वो इतनी जहरीली गैस होती है कि लोग जागते ही नहीं हैं, इंसान की डेथ हो जाती है। सो हम फिर क्यों इस किस्म की रिस्क लेते हैं और इस किस्म के पंगे करते हैं? अब मेरा पॉइंट क्या है? देखिए व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड कि सर्दी है और मुझे पता है कि इंसान परेशान होता है, सारा कुछ होता है। अगर तो इंसान अफोर्ड करता है तो चलो घर में इन्वर्टर लगा ले एक जगह पे। मुझे पता है कि ये भी बड़ी एक महंगी चीज़ होती है एंड उसका भी बिजली का बिल आता है, सारा कुछ। लेकिन व्यूअर्स, गैस वाले मामले की तो रिस्क लेना बनता ही नहीं है। देखिए, ब्लोअर वाले हीटर भी होते हैं जो हवा थ्रो करते हैं, ठीक है, वो आग जितना गर्म नहीं करते हैं कमरे को, लेकिन बंद कमरे के अंदर अगर गैस जो है वो घूम रही होगी तो लाइक आई सेड, एक तो धमाके का डर। अगर कोई फॉर एग्जांपल सिगरेट जला लेता है, वैसे तो आपको पता है सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और मुज़र है, और बंद कमरे में तो बिल्कुल भी दूसरे लोगों के साथ बैठ के स्मोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि मतलब आपने कोई चूल्हा जला, आपने माचिस जला दी और गैस लीक हुई हुई है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। आप जब स्विच ऑन करते हैं तो उसके स्पार्क से भी हो सकता है। अभी पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले जो हैं वो सिलेंडर को जो है गैस के उसको एडजस्ट कर रहे थे, उसका जो अंदर का जो गैस थी वो पता नहीं क्या उनके हाथ पे गिरी, क्या हुआ, एकदम से आग लगी और पूरा का पूरा हाथ जो है वो जला। अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब बाजू के बाल ही जले और मतलब फर्स्ट डिग्री और हल्के फुल्के सेकंड डिग्री बर्न्स थे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की चीज़ें हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि बैन हो जाना चाहिए इस मुल्क में, बट ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती या अभी गैस की कनेक्शन नहीं होती, तो लोगों के पास यही ऑल्टरनेटिव होता है। लेकिन जब ये काम करना है तो फिर इसको एक सेंसिबल अंदाज में करना है। अगर आप रिस्की काम करेंगे तो व्यूअर्स, ये नहीं है कि चोट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा, अल्लाह माफ़ी दे, इंसान की डेथ हो सकती है। मैं बार बार ये बात इसलिए करूँ, मुझे सुबह सुबह इतनी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल की खबर सुन के हम लोग हमेशा यही सोचते हैं व्यूअर्स कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मतलब ये मेरे साथ नहीं होगा, ये दूसरों के साथ होती है चीज़। लेकिन बुरा वक्त बता के नहीं आता इंसान पे, और एटलीस्ट आप अपनी मुकम्मल प्रोटेक्शन तो साथ लेके चलें एंड सिंपली मतलब गैस का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से जितनी देर। अब एक और चीज़ जो बहुत से लोग करते हैं, किचन का चूल्हा ऑन कर देते हैं कि उससे ज़रा गर्माइश हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके किचन में कॉन्स्टेंटली चूल्हा चल रहा होता है। अच्छा, अगर तो गैस नहीं आ रही और वो गैस ख़त्म हो गई तो आप सोचें कि मतलब गैस पीछे से रुक गई है तो चूल्हा बंद हो गया, लेकिन जैसे ही गैस वापस आएगी चूल्हा जलेगा नहीं लेकिन गैस फैलती चली जाएगी। सो ख़ास ख्याल रखना कि गैस आपकी एक तो चूल्हे की भी बंद हो और उसके साथ साथ जो पीछे से जो एक नोज़ल होता है जिसके थ्रू गैस जा रही होती है वो भी बंद हो। ये बात। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो गैस की कनेक्शन होती है घरों की, बहुत से लोग जब गैस कम आ रही होती है या हल्की आ रही होती है एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे गैस की स्पीड तेज़ हो जाती है। व्यूअर्स, जब आप इस किस्म की चीज़ करते हैं तो आप अपने हमसायों और इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि फिर उनके पास गैस नहीं आ रही होती। और जब गैस की स्पीड फॉर एग्जांपल ठीक हो जाती है, जैसे कि कुछ घंटों के लिए अगर हल्की हुई हुई या आपने वो चीज़ ऑन कर दी, तो
आपको नहीं पता कि कब गैस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, और जब वो नॉर्मलाइज होगी तो फिर धमाका हो सकता है। सो प्लीज़ इस किस्म के रिस्की काम ना करें। जान है तो जहान है, ये बहुत डेंजरस चीज़ें होती हैं। बेडरूम्स के अंदर गैस वाले हीटर लोग लगा देते हैं, अच्छा उसको ऑन छोड़ देते हैं, रात को फॉर एग्जांपल गैस रुक गई, वो बंद हो गया, अच्छा फिर जब वापस आई गैस तो अब गैस फैल रही है हर जगह, लेकिन वो ऑब्वियसली वो ऑन तो नहीं होगा, उसको आपने लाइट करना होता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, एक तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स की तरफ जाएं अगर अफोर्ड करते हैं, अगर मज़ीद और अफोर्ड करते हैं तो एक इन्वर्टर किसी ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ पे सर्दियों में आप एसी ऑन कर लिया करें, सर्दियों में आप हीटर ऑन कर लें और गर्मियों में आप एसी ऑन कर लें। देखिए व्यूअर्स, ये आप सोचें कि आप रात को सोएं, आप तो ना जागे लेकिन साथ में आपके बच्चे, आपकी फैमिली। एंड बाय द वे, ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है लोग उस कमरे में करते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं छोटे, कि ज़ुकाम ना लग जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। बड़े तो चले डबल डबल कंबल लेके सो जाते हैं, बच्चों के कमरे में अक्सर ये चीज़ कर देते हैं लोग, वहाँ पे भी ऑब्वियसली है कि बड़ी रिस्की चीज़ है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, किसी इमीडिएट रिज़ल्ट के लिए अपने फ्यूचर को मत बर्बाद करें और इल्लीगल काम ना करें, क्योंकि ये जो एक डिवाइस लगाई जाती है ना गैस को तेज़ करने के लिए, ये गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े गए, कंप्रेसर जो लगा देते हैं, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये इल्लीगल काम है, आपको सज़ा भी होगी और आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भी होगा। सो पाइप पे फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, प्रेशर से गैस लीक होनी शुरू हो जाती है, बहुत सी रिस्की काम हो जाते हैं। प्लीज़ 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 ख़ास एहतियात करें। आपको पता है जब भी सर्दियाँ आती हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, बिकॉज व्यूअर्स अल्टीमेटली मॉर्निंग शो का क्या फ़ायदा अगर हमने सिर्फ हल्ला गुल्ला और ही हा की बातें करनी है। जो इंपॉर्टेंट पते की बातें हैं उनको भी याद रखना चाहिए। और व्यूअर्स, एक और चीज़, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि किसी घर के बंदे ने बाहर कंप्रेसर लगा दिया, यानी कि घर के किसी बंदे ने कंप्रेसर लगा दिया, बाकी घर वालों को नहीं पता। तो अपनी नॉलेज में ये सारी चीज़ें रखा करें। एक बंदे की कोताही की वजह से पूरा ख़ानदान सफ़र कर सकता है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आमिना इलियास, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेनफुल सी बातें सुबह सुबह कर रही हूँ, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल आपको पता है कि जो ज़री पता है हीट, अपने थोड़ा सा बॉडी को हीट अप करने के लिए, बच्चों के लिए हम लोग वक्ती फ़ायदे के लिए अगर ये चीज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ पॉइंट इसमें मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि जब मोस्टली ये चीज़ होती है कि जैसे गैस हम कभी घर में नहीं है इन केस, या हम पता लगता है कि भाई गैस लीक हुई हुई है, और हम लोगों का क्या एक माइंडसेट, एग्जॉस्ट चला देते हैं। अब वो स्विच ऑन करेंगे, ये वाला काम बिल्कुल भी ना करें। गैस हुई हुई है, सिर्फ अपनी विंडोज़ खोल दें, दरवाज़ा वगैरह खोल दें, क्योंकि वो स्पार्क होगा। अगर वो स्पार्क होगा तो वो फिर वो ऑक्सीजन हवा में आने की वजह से और ज़्यादा वो बढ़ेगी आग। यू सी, अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है। अक्सर मैं लोगों को ये कहती हूँ कि बाहर के मुल्कों में तो हर, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, घरों के अंदर बाहर जो लोग हैं वो अक्सर अपने फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम अपने घरों में भी रखें तो एक तो ये वो वाली सेफ्टी की चीज़ हो जाती है। दूसरी बात यार देखो, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स ना कि अब जैसे कि मैं कंप्रेसर वाली बात की, एक गैर कानूनी चीज़ है, बहुत से लोग करते हैं और बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो समझ नहीं आती कि गैस का बिल क्यों आ रहा है। इससे आपका गैस का बिल भी ज़्यादा आएगा। और एक और बहुत बड़ी एलिमेंट, आप अपने हमसायों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि जब आप उस कंप्रेसर को ऑन करते हैं तो सारी की सारी गैस आपके उसमें आ जाती है, क्योंकि वो खींच लेती है, तो दूसरों के फिर घर के चूल्हे नहीं जलने। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अपना ख्याल करते हैं तो दूसरों का भी साथ साथ ख्याल करें। और जिन हमसायों के हमारे ऊपर इतने राइट्स हैं और हमारे पे फ़र्ज़ है उनके उन राइट्स को पूरा करना, उनके साथ इस किस्म की ज़्यादती करना तो बहुत ही गलत बात है। सो किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज हम लोग बना रहे हैं यखनी पुलाव, और साथ में हम लोग पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं। तो इसकी मैं आपको बेसिक जो है वो रेसिपी बता देती हूँ। यखनी पुलाव की मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम लोगों को चावल ले रहे हैं हम 1 kg, और चिकन हम ले रहे हैं 700 ग्राम। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, प्याज 3 अदद हैं, सौंफ ज़ीरा 1-1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद है, छोटी इलायची 3 से 4 अदद ले रहे हैं, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, लौंग 3 से 4 अदद लेंगे, दही हाफ़ कप ले रहे हैं, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून है, और हरी मिर्चें ले रहे हैं 5 से 6 अदद।
देन मैं आपको कटलेट्स की भी बता देती हूँ। फिर मैं पहले तरीका बता दो एक का, फिर दूसरी की रेसिपी की तरफ इसमें ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं जो साबित गरम मसाले हैं, ये सारे मैंने वैसे एक पोटली में डालनी है। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ डाल के पहले मैं चिकन पानी में डाल के उसकी यखनी निकाल लेंगे हम अच्छे से, और जब ये अच्छा से इसमें असर निकल आएगा यखनी को, उसको हम लोग स्ट्रेन करके साइड पे रख लेंगे, और प्याज काट लेंगे, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग भून के, एंड देन फिर उसके अंदर हम लोग टमाटर डाल देंगे, और साथ में चिकन जो हमने बॉईल कर लिया था वो हम इसमें डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी यखनी ऐड करके एंड देन राइस ऐड कर देंगे, तो आपका ये मज़ेदार सा और वेरी इजी यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। साथ में मैं आपको कटलेट्स की रेसिपी बता देती हूँ। उसके लिए आलू ले लिए हैं मैंने, ऑलमोस्ट हाफ़ के जी आप पोटैटोस ले लें, और इनको हमने जिस तरह से बॉईल कर लेना है। उसके अंदर फिर मैंने हरा धनिया पुदीना 2 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, हरी मिर्च 1 अदद है, ज़ीरा हाफ़ खाने का चम्मच है, गरम मसाला ले ली हूँ मैं, पाउडर ले रही हूँ ½ टी स्पून है, हल्दी ½ टी स्पून, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, और साथ में इसमें सुरख मिर्च पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। चावल का आटा ले रही हूँ 1/4 कप ले लेंगे, और ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। इसमें जस्ट यही है, आलूओं को हमने बॉईल करके मैश कर लेना है, और उसमें अपनी सारी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, चावल का आटा डालेंगे, उससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको एग वॉश करने की और कोटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, और मैदे वो जो एक कॉर्नफ्लावर वाला टेस्ट होता है ना, वो ज़रा आप नहीं, और इसमें क्रिस्प बड़ा अच्छा आ जाता है चावल के आटे से ना, एक अच्छी कोटिंग भी हो जाती है, और वो बड़ा क्रंच भी आ जाता है। और एक और चीज़ आप ना, जिस तरह आपने ये आलू के कटलेट्स बताए हैं, इसी तरह जो है आप जिस तरह अगर ऑब्वियसली आप यखनी पुलाव बना रहे हैं, उसके अंदर भी मतलब यखनी एंड मीट वगैरह होता है, तो वो आपका कवर हो गया। साथ आपने रायता सर्व कर दिया, सैलेड की जगह आप कटलेट्स भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आलू के साथ साथ आप उसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं। आलू गाजर मटर की भी बड़े मजे के कटलेट्स बन जाते हैं, वो मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स हो जाएंगे, मिक्स वेजिटेबल कटलेट हो जाता है। तो यही सारी चीजें कर ले, उसमें आप गाजर और मतलब जितने आप आलू डाल रहे हैं उसके पोर्शंस को स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर देंगे, एंड देन वो वही उसमें फिर सिर्फ चावल के आटे से ही होगा कि आपको एक वो जो डबल ट्रिपल कोटिंग करनी पड़ती है, वो आपका एक स्टेप स्किप हो जाता है, एंड देन उसको आप जस्ट एज इट इज जो भी शेप आप देना चाहें देखिए, आप उसको शैलो फ्राइंग कर लेंगे, एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। वंडरफुल। और यही कटलेट्स जो हैं आप सर्व कर सकते हैं, मतलब आपके बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राइस और दूसरी चीज़ें बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती हैं स्कूल में लंच टाइम में खाना। सो टिपिकल वो जो नगेट्स और इस किस्म की चीज़ें हैं, उनसे अगर हम थोड़ा सा निकल आएँ, या आपने कटलेट्स बनाए, आपने फ़ौरन फ्राई कर दिए, कुछ आपने फ्रीज़ कर दिए, 2-3 दिन बाद बच्चों को स्कूल के लंच में आपने डाल के दे दिए, तो ये एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। खैर, इसी नोट पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल की। हर बंदा इट चुको तो कह रहे जी हम हाइड्रा फेशियल कराने लगे, हाइड्रा फेशियल कराने लगे, तो क्या विंटर्स में, सर्दी के मौसम में हाइड्रा फेशियल यूज़फुल रहता है, और किन लोगों के लिए ये अप्रोप्रिएट है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपसे वादा किया था कि आज हाइड्रा फेशियल की बात करेंगे, तो हमारे हाइड्रा फेशियल के कॉर्नर में आप देख रहे हैं असिस्ट करने के लिए मिना जावेद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिना। एंड मिना के साथ जो हमारी पेशेंट हैं उनका नाम है सबा शाहिद। तो ये हमारे पास इस कॉर्नर में काम हो रहा है। मैंने इसलिए आपको पहले दिखा दिया व्यूअर्स, क्योंकि साथ साथ हम प्रोसेस को भी शुरू करेंगे, क्योंकि हाइड्रा फेशियल एज़ यू नो व्यूअर्स इज़ नॉट अ 10-15 मिनट की प्रोसेस, तो हम उसका काम पहले से स्टार्ट करेंगे। एंड देन हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारी बॉस, खूबसूरती का शाकार, हमारी बहुत ही प्यारी कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, लव यू टू हैव यू ऑन द शो। सेम हियर। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बता दें वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करानी है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सर्दियों के मौसम के मसाइल और उसके बाद फिर हाइड्रा फेशियल की डिटेल्स वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, वहाँ पे ना हम जनरली जो हाइड्रा फेशियल की बेसिकली प्रोसीजर है उसको डिटेल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, तो उसका डिफरेंस क्या है हम उसको भी बताएंगे, और किस स्किन टाइप के लिए या किसके लिए किस तरह का है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अभी सबसे पहले स्टेप ये, जैसे कि उन्होंने कुछ चेहरे पे लगाया है, ये क्या क्लेंजिंग। क्लेंजिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो उसने सन ब्लॉक या कोई मेकअप या कुछ ना कुछ लगाया होगा,
तो वो हमें सबसे पहले वो क्लीन करना है। और उसके साथ साथ एक और भी तो चीज़ होती है भाई, इंसान मुंह धो के निकलता है कि यार ये करके फिर मेरी अपॉइंटमेंट है मैं चली जाऊंगी, अपनी तरफ से उनका मुंह साफ होता है कि हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, लेकिन डस्ट और पोल्यूशन और आजकल जिस किस्म के स्मॉग के मसाइल चल रहे हैं, आधे ज़्यादा स्किन के मसले इस वजह से हो रहे हैं। डेफिनेटली। और लेकिन क्लेंजिंग भी देखिए, जब हम हाइड्रा फेशियल कर रहे होते हैं वो उसमें एक स्टेप नहीं है क्लेंजिंग का, क्लेंजिंग के भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हम उसको आपको सारी डिटेल में बताएंगे कि हम क्लेंजिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें पेनिट्रेशन सीरम्स की कैसे कर रहे हैं, और उन सीरम, और वो कौन कौन से सीरम है, डेफिनेटली। क्योंकि देखिए बात, कोई भी चीज़ प्रोसीजर करते हैं तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो हमेशा अपने पेशेंट को पूरी बात एक्सप्लेन करता है, एटलीस्ट एक दफ़ा। कुछ उसके बाद ऑफ कोर्स आप बार बार जब आते हैं तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम डूइंग, बट अगर अगले को पता हो कि यार जी हम विटामिन सी डालेंगे, उसके बाद हम नाइसिनामाइड डालेंगे, या हम HA सीरम डालेंगे, मतलब ग्लाइकोलिक सीरम डिपेंडिंग, राइट? अच्छा, क्या सीरम्स की सिलेक्शन भी इस हिसाब से होती है कि किसकी स्किन टाइप कैसी है? डेफिनेटली। देखिए जब आप हमारे पास आ रहे हैं तो इट इज़ अ कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड हाइड्रा फेशियल फॉर यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर फ़र्ज़ करें आप मुझे अभी कहती हैं कि जी मेरा हाइड्रा फेशियल आप कर दें, तो हम सेम वही सीरम्स के साथ एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए हम आप पे भी कर दें, जो और आ रहा है उस पर भी कर दें। प्लस ये कि हमारा एक हाइड्रा होने के बाद एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है डिसइंफेक्शन का, ठीक है। तो आपकी जो मशीनरी है उसका डिसइंफेक्टेंट होना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाइड्रा फेशियल इतना सिंपल नहीं है जितना इसको बना दिया गया हुआ है। ओके, इस पे हम अभी आगे बात करेंगे। मुझे सर्दियों के ज़रा मसाइल आपसे डिस्कस करें, जितनी देर क्लेंजिंग हो रही है और वहाँ पे प्रेपिंग हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़े होके डिफरेंट जो डिवाइसेस, जो आप लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जो वो सारा कुछ उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास इस वक्त क्या आ रही हैं? ऑब्वियसली ड्राइनेस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है कि फ्लेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें ड्राइनेस बहुत हो रही है, पैचेस, वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोराइसिस एक्टिव हो जाता है, एक्जिमा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो इस वक्त स्मॉग का है। और ज़ाहिर है आपका जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो इस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी, एक फैक्टर ये है जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, दूसरा आपका फैक्टर जो गर्म पानी का इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती हैं। तो उसमें आपने बेसिकली करना क्या होता है, अक्सर लोगों को लगता है क्योंकि ऑलरेडी ड्राइनेस हो रही है तो जब हमें क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, हमने स्क्रबिंग नहीं करनी है, एक्सफोलिएट नहीं करना। आपको एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। हाँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थोड़ी सी कम होगी, लाइक अगर आप विंटर में करें तो इट शुड बी वंस अ वीक। और उसके बाद आप जब मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं स्किन को, आप ड्राई स्किन पे पूरा 1 लीटर मॉइस्चराइज़र लगा लें, इट्स यूजलेस। भाई जितना अब्जॉर्ब होना है उतना ही होना है, जितने आपके पोर्स में जा सकता है उतना ही जाएगा ना। उसमें आपका तरीका गलत है, आपने डैम्प स्किन पे लगाना है, गीली स्किन पे, ठीक है। आपका हल्की सी नमी होनी चाहिए चेहरे पे। आप जिस वक्त पूरा खुश्क करके चेहरा लगाते हैं तो आप बेसिकली मॉइस्चर लॉक नहीं कर रहे। मॉइस्चर वो है जो आपने पानी से लिया और अब उसको आपने मॉइस्चराइज़र के थ्रू लॉक करना है स्किन में, ठीक है, ठीक है। आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि मॉइस्चराइज़र आपके लिए अकेला काम करेगा तो वो क्या होगा, आधे घंटे के बाद वो नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, मेरा पता है क्या तरीका होता है, आप मुझे बताइएगा इफ़ आई एम करेक्ट। ऑब्वियसली फेस को मिसलर वाटर वगैरह से फेस एंड नेक को साफ़ किया, उसके बाद अगर हैवी मेकअप है तो उसको क्लेंस करके फिर उसको फेस वॉश से साफ़ किया। उसके लिए भी लाइक मेरा एक जेंटल फेस स्क्रब है, मैं खुद ही बनाती हूँ वो अपनी ब्रांड का, तो वो फेस को थोड़ा सा स्क्रब किया और उसके बाद फिर फेस वॉश से साफ़ कर लिया। अब फेस वॉश आपका कितना भी अच्छा हो, थोड़ी बहुत ड्राइनेस उससे आती है, क्योंकि आपने अंदर से रूट्स, अपने अपने पोर्स के अंदर से चीज़ निकाली। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं ये करती हूँ कि मैं मुंह पे ना, फेस के ऊपर और नेक के ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ, इसलिए क्योंकि नलके का पानी आपको पता है साफ़ तो उतना होता नहीं है, उसमें भी इतने जरासीम और बैक्टीरिया, अगर पीने के लायक नहीं है तो फिर मुंह के ऊपर छोड़ना भी। तो व्हाट आई यूजुअली डू इसके फेस को वॉश करने के बाद ना रोज़ वाटर फेस एंड नेक पे स्प्रे किया और उसके बाद सीरम लगा के फिर मॉइस्चराइज़र लगाया या फिर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लिया। दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ये आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कितने लोग फॉलो करते होंगे, ठीक है। भाई मैं भी नहीं करती थी ऑनेस्टली डॉक्टर साहबा, मैं आई वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज लकी पीपल कि मेरी स्किन सेंसिटिव हमेशा से थी, लेकिन कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। लेकिन एज़ यू गेट ओल्डर,
मेरी जान देखो, स्किन में ना तो वो इलास्टिसिटी रहती है, ना ही वो कोलेजन आपकी स्किन के अंदर रहता है, तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो जतन करने हैं। आपको अगर किसी की भी स्किन अच्छी नज़र आ रही है ना, तो वो 1-2 दिन की बात नहीं होती है, ठीक है। उसके कॉन्टिन्यूसली पीछे आपको एक जर्नी पानी होती है। पीना है, अपनी नींद पूरी करनी है, अपनी स्किन को साफ भी रखना है, मॉइस्चराइज भी करना है, और आई एम सॉरी, एक एज के बाद थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ जाती है। बाय डेंटिंग पेंटिंग आई मीन, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप नहीं है कॉन्शियस तो दैट्स ओके। अगर आप राइट टाइम पे बोटॉक्स करा लेते हैं, राइट टाइम पे आप अपनी, अब तो फिलर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है कि लोग कहते हैं कि भाई फिलर की जगह अगर आप राइट टाइम पे अपनी स्किन को रिजुविनेट करते रहें तो फिर जरूरत तो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन जब नहीं रुकेगी। मैं कहती हूँ बर्बादी के बाद हम कहते हैं कि हुन ठीक कर दो। हाँ बिल्कुल। अब असल में हमें लगता है, अब मेरे पास अक्सर आके ना खवातीन कहेंगी 50 साल की होंगी, वो कहेंगी डॉक्टर साहब इतनी जल्दी बोटॉक्स लगा लें, तो मैंने कहा आपने और अब लगाना कब है। लोगों को लगता है कि व्हेन यू आर 50 और 60 तब आपको ज़रूरत है जी बोटॉक्स की, तब तो शायद वो उतना काम भी नहीं करेगा, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट है। आपको उस वक्त फिर आपको थ्रेड लिफ्ट भी नहीं काम करेगा, उस वक्त फिर आपको प्रॉपर वो सर्जरी वाला फेस लिफ्ट कराना पड़ता है, और फिर इतना फर्क आ जाता है चेहरे में पहले से और बाद में कि हर बंदा आपकी शक्ल देख के कहता है कि यार तुम्हारा, और देखिए चीज को खींचने में और उसके नेचुरली प्लम्प होने में फर्क बहुत फर्क होता है, ठीक है। और आप जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना आप लो मेंटेनेंस पे होते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्शियस हैं और आप अपनी एक सर्टन लुक को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा लगना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस 25 साल की उम्र से ही शुरू करनी है। तो बचपन में तो आपने मॉइस्चराइजर और बच्चों को सनब्लॉक लगाना ही लगाना है, उनकी वो हैबिट बन गई। और मुंह ऑब्वियसली सही तरीके से धोना है, साबुन से नहीं धोना, बच्चों का भी मुंह फेस वॉश से साफ करें। एक फेस वॉश से हर एज के लिए डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब ये नहीं है कि आप एक कोई चीज़ पकड़ के लेकर आए जी, अब भाई भी वही लगा रहा है, बहन भी वही लगा रही है, अबू भी वही लगा रहे हैं, अम्मी भी वही लगा रही हैं, सब की वही। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की सेंसिटिव है, किसी की कॉम्बिनेशन है, किसी की मतलब यू नो यू किसी की एक्नी प्रोन स्किन है। तो ये आपने देखिए, एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास चले जाएं, उससे आप अपने लिए जो प्रोडक्ट्स है, अपनी स्किन टाइप आप डायग्नोज करवाएं कि जी मेरी कौन सी है, मेरे लिए कौन सी प्रोडक्ट्स ठीक होंगी, मैं कौन से सीरम्स लगाऊं, आप उस तरह मेंटेन रहेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि अब आप आके जब प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए हैं, और अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे पास आते हैं पेशेंट तो उनको ये होता है कि हाँ जी अब हम आपसे प्रोसीजर ले रहे हैं, अब हमें घर पे तो शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओ भाई आफ्टर केयर भी तो जरूरी है। अब हम आपके साथ तो नहीं रहेंगे, पानी आपने पीना है, डाइट आपने अच्छी रखनी है, ये नहीं हो सकता कि आप गंद खा रहे हैं और आपके चेहरे पे बड़ी रौनक हो। इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपका चेहरा रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर क्या हाल है। दूसरा, आपके अंदर की नीयतें साफ होना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा एक बहुत वाकई जो लोग पॉजिटिव लोगों के चेहरे पे उनके ऊपर रिंकल्स भी उनके चेहरे पे होते हैं तो वो इतने अच्छे और खूबसूरत लग रहे होते हैं, वैसी अट्रैक्शन। और सड़ा हुआ बंदा जो है वो वैसे ही जितना मर्जी खूबसूरत तो वो उसकी बंदा कहता है ये 5 मिनट बाद उठ ही जाए तो बेहतर है। अच्छा नेक्स्ट, ये इन्होंने मशीन से कुछ कर रही थी। अच्छा, अब जिस वक्त हमने शुरू में बात की थी, हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने जो वाइप्स होती हैं, वेट वाइप्स, उनके साथ हमने ज़रा एक जो ऊपर वाली लेयर इन्होंने सन ब्लॉक लगाया था वो हमने साफ़ कर ली। उसके बाद हमारे पास एक ब्रश के साथ क्लेंजर था, हमने उसके साथ क्लेंजिंग की। थर्ड पे हमने उसके बाद एक क्रीम थी, क्लेंजर क्रीम, उसके साथ करने के बाद क्लेंजिंग हमने। अब ये मशीन से सक्शन है बेसिकली। अच्छा, इनका चेहरा रेड हो रहा है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगी? क्योंकि जाहिर जब आप सक कर रहे हैं तो सक क्या करेगा, वो पोर्स में से वो तो, लेकिन ये इस पे हमने बहुत सॉफ्ट एंड लगाया हुआ है। लोग क्या करते हैं बहुत हार्ड। आप अगर ये देखें, अब वो जब सक करेगा तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो डर्ट को निकाल देगा, प्लस वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगा, लेकिन ये रेडनेस आपको थोड़ी देर के बाद नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कि ये सिर्फ थोड़ा सा एक हाँ, लेकिन दिस इज़ टेम्परेरी, ठीक है। और ये आपको ऐसा ग्लो देके जाती है, इसकी बात ही और है। जिस आपने अक्सर हजामा का सुना होगा, और वाइट हेड सब कुछ निकल जाता है। यस, उसके भी अब देखिए इसमें बहुत थोड़े बहुत, हम इसमें कोई जोर नहीं लगाते, ठीक है। इसमें जो सॉफ्टली, क्योंकि इसका हेड हमने बहुत सॉफ्ट वाला सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें जितने उसमें आराम से निकल गए वो निकल गए, जो ऊपर की फर्स्ट लेयर पे हैं। उसके बाद हम मसाज क्रीम से हम थोड़ा सा, ताकि जो पोर्स हैं वो ओपन हो, और फिर हम स्क्रबर यूज़ करते हैं। तो अब मिना जो है वो जा रही है मसाज क्रीम की तरफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये पोर्स आपके थोड़े से और ओपन करेंगे। अब जब पोर्स वगैरह ओपन होंगे तो उसके बाद जब हम स्क्रबिंग करेंगे, जो थोड़े से अंदर एम्बेडेड वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं वो स्क्रबर से बाहर आ जाएंगे। स्टिल हमें लगता है
कि कोई ज़्यादा डीप एम्बेडेड ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, या बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा मिलियाज होते हैं जो वाइट कलर के, बिल्कुल वाइट कलर के आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं और आपको लग रहा होता है कि वो कोई चीज़ है, बट वो हाँ, वो बेसिकली मिलियाज होते हैं, लेकिन वो फिर इनका काम नहीं, वो फिर मेरा काम है, वो फिर उनको एक्सट्रैक्ट मैं खुद करती हूँ। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक तो आ जाता है कि हमने ये आपकी पोर्स की क्लेंजिंग वगैरह होगी, यानी कि जो हमने निकालना था निकाल लिया। तो यानी कि व्यूअर्स अभी ये जो तीसरा स्टेप है उस तक अभी आपकी सिर्फ क्लेंजिंग हो रही है। नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 5वां स्टेप। 5वां स्टेप है। लो जी, 5वें स्टेप तक अभी सिर्फ क्लेंजिंग हो रही है। यू सी, हाइड्रेट आपकी स्किन इसके साथ साथ हाँ। हो रही है, लेकिन आप लगा रहे हैं और उसके अंदर से चीज निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं उसको निकाल रहे हैं, तो वो ड्यूअल पर्पस है। इसके बाद फिर हम जो सीरम्स हैं, वो गन एक होती है, उससे इन्फ्यूज करेंगे बाकायदा पोर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, उन सीरम्स के अंदर वो सीरम्स कौन कौन से हैं? अच्छा, उसके अंदर बेसिकली टी ट्री ऑयल है, ठीक है, नाइसिनामाइड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ठीक है, ये हम इन्फ्यूज करते हैं। ये 1 बाय 1 लगाती हैं या सारे एक ये साथ? इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ठीक है, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जो हर स्किन पे ठीक बैठता है। ठीक है। अब जब उन्होंने सक्शन की थी, उसके अंदर भी ऑलरेडी 3 आप देख रही होंगी नीचे बॉटल्स में A B C D हैं, वो डिफरेंट सीरम्स होते हैं, उसमें सैलिसाइलिक एसिड होता है, उसमें मैं ना रेटिनॉल्स होते हैं। एक काम करना चाहूंगी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो थोड़ा सा ना ये मैं अगर हम किसी तरह दिखा दें, ये जी जी बिल्कुल। ये देखें, ये जो है ना ये बॉटल्स, इनके अंदर वेरियस, क्योंकि अक्सर ना लोग जब इन बॉटल्स, क्योंकि ये जो हमारे साथ हमारी जो पेशेंट हैं, इनकी मैंने आपने जो पहले मुझे एक बात बताई थी कि ये पहले जाके कराती रही हैं, लेकिन इन बॉटल्स में बेसिकली पानी था, ठीक है, तो वो अच्छे खासे पैसे दे के भी, तो इसे पता था वो घर से ही मुंह धो लेती पता नहीं क्यों वहाँ गई। तो खैर, अब उसमें ये है कि हमने इनमें सीरम्स डाले हुए हैं। अब इसमें 4 बॉटल्स में सीरम है। आपने ये देखा होगा जब उसे सेक्शन किए, सिर्फ हम उसमें सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमने ए करना है, बी करना है, सी करना है, हमने कौन सा सेलेक्ट करना है। उसमें डिफरेंट स्किन के अकॉर्डिंगली सीरम्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें से जो इनके स्किन, क्योंकि हम इनकी स्किन टाइप जानते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इनके लिए वो सीरम यूज किया था। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं, ये मसाज करिए, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे, और फिर ये भी जानना जरूरी है कि यार डॉक्टर साहब, हर बंदा जो है आजकल अब हाइड्रा फेशियल कर रहा है, मतलब हम लोग मतलब बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा पार्लर भी कर रहे हैं। हाँ। इस पे मैंने आपसे ज़रूर डिस्कशन करनी है कि अगर गलत हाइड्रा फेशियल हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ब्रेक के बाद व्यूअर्स, वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि मीना जावेद जो हैं वो सबा के ऊपर जो हैं वो हाइड्रा फेशियल कर रही हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है कि डॉक, अभी ब्रेक से पहले मैंने कहा कि मुंह पे रेडनेस है, अब वो रेडनेस भी सेटल हो गई है लिटरली मिनट्स के अंदर। हाँ, क्योंकि देखिए वो मैंने आपको कहा था वो थोड़ी सेक्शन की वजह से अभी भी आपको लगेगी, क्योंकि अब हमने स्क्रबिंग थोड़ी सी स्टार्ट की है, तो उसमें भी क्योंकि अभी स्टिल हम पोर्स की क्लेंजिंग पे हैं। ठीक है, मैं आपको ये डिफरेंस यही बता रही हूँ कि जब आप सैलॉन्स में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं जहाँ 15-20 मिनट का करवा रहे हैं, अभी भी हम इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंसिव होता है, लंबा होता है। तो अभी हम इनकी स्क्रबिंग कर रहे हैं, हम स्क्रबिंग करें, यानी कि जो पोर्स के अंदर से आप कह लें कि अब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं, अब हम वो निकाल रहे हैं। यहाँ तक अब ये क्लेंजिंग का था, ठीक है। इसके बाद अब हमारी हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं सैलून से करवाते हैं कि जी हमने पॉलिशर साथ करवाया। खुदा के लिए पॉलिशर नहीं करवाना, ये 2 चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पॉलिशर मॉइस्चर सड़ जाना है, मतलब हम तो खैर वही बात है, मैं तो बैठी होती हूँ इसलिए कि लोगों के ख़राब किए हुए मैं ठीक कर रही हूँ। नहीं, बट मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, मेरे अपने जानने वालों में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उन्होंने पॉलिशर नहीं, उन्होंने कहा कि जी आप पहले हाइड्रा फेशियल करा लें, उसके बाद आप ब्लीच कर लेना। उस बच्ची ने अपने, शादी थी उसकी 4 दिन बाद, पता नहीं किस पार्लर गई है, क्या उसने बेवकूफ़ी की है, कुछ मेरे पास आई रोती हुई कि मतलब मेरी जानने वालों की नीस है, तो कहते मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा बच्चे, पूरे मुंह के ऊपर ऐसे लाल लाल दाने और बम्प्स वाले ना, और जिस तरह पस वाले होते हैं, और पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर भी हल्के हल्के हुए हुए थे, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसको हम पीप वाले दाने नहीं कहते, वो बेचारी, मैंने कहा हुआ क्या है, कहती मैं 2 दिन पहले गई थी ये कराने के लिए, ये 2 दिन बाद, कहती नेक्स्ट डे
थोड़ी सी मुझे मिर्चें और रेडनेस हो रही थी, मैंने फ़ोन करके पूछा भी, उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करो, पॉलीफैक्स लगा लो मुंह पे पूरे। अच्छा, पूरे मुंह पे और गर्दन पे उसने पॉलीफैक्स लगा ली। मैं कहा करके, मैं कहा किसके पास गई थी? कहती वो जिधर मैं पार्लर गई थी ना अपनी वो कराने के लिए चीज़ें वगैरह, वैक्सिंग वैक्सिंग ये वो, तो उन्होंने कहा कि हम हाइड्रा फेशियल भी आपका कर देते हैं, बड़े सस्ते में कर देंगे। तो 10,000 रुपए में उन्होंने उसका हाइड्रा फेशियल किया और बाद में उसके बाद में मुंह पे ऊपर ब्लीच 20,000 लग गया होगा ठीक करने में। नहीं वो बेचारी वो इतनी अपसेट, उसके माइयों पे भी जब देखिए, उसने उसको उन्होंने बेस लगाई लेकिन सारे मुंह पे बम्पी बम्प्स होगी। नजर आ रहे हाँ, थे। देखिए मैं ये हमारा ये करके दिखाने का मकसद भी यही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास आएँ, बात ये कि जिसके जब आप पास भी जा जाए, रहे मुझसे हैं डॉक्टर के पास तो हाँ, जाएं। यू शुड बी एजुकेटेड इनफ कि आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या नहीं होना। आपको कोई भी पॉलिशर ऑफर कर रहा है, प्लीज़ पॉलिशर ड्राई करता है स्किन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रेशन, ठीक है, और ये बिल्कुल दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। प्लस मेरे पास एक बंदी आई और वो माइक्रो नीडलिंग एक दिन पहले उसकी हुई थी, मेरे पास वो आई और उसने कहा कि जी मुझे, क्योंकि वो शायद जिस जगह पे गई थी उनको पता चल गया कि पार्टी हैवी है, इन्होंने दुबई जाना है, तो उन्होंने कहा पैसे हम बना लें। उन्होंने पहले उसके माइक्रो नीडलिंग की, उन्होंने कहा जी कल अब हम आपका हाइड्रा करेंगे। वो कहीं फॉर्चुनेटली मेरे पास आ गई, उनकी किस्मत थी। उन्होंने कहा कि जी हाइड्रा फेशियल मैंने करवाना है, तो मुझे उनकी स्किन रेड लगी और काफ़ी फ्लेयर्ड अप थी। मैंने कहा आपकी ये स्किन फ्लेयर्ड अप है? उनका मैंने कल माइक्रो नीडलिंग करवाई। तो मैंने कहा ये तो नहीं अभी हम करेंगे, एटलीस्ट 10 to 12 डेज़ तो आप दें। कहती मैंने तो परसों ट्रैवल करना है, मुझे तो उन्होंने कहा कि आप आज हाइड्रा फेशियल कराएं, कर फिर माइक्रो नीडलिंग करवाएं। देखिए आप पैसे की खातिर, मैं डॉक्टर्स को भी कहूँगी या और भी जो लोग कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो तो देखिए उनका काम है, उनको पैसे मिलने हैं, लेकिन स्किन आपकी है, प्रोफाइल आपका है, आपको इतना पता, जाने से पहले रिसर्च करें, हो के आने के बाद रिसर्च नहीं करें। जब आपके साथ हो जाए ज़्यादती तब नहीं करें, उससे पहले करें जो करना है, ठीक है। हमारे पास जब ऐसे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि लिटरली मतलब मुझे खुद रोना आ रहा होता है कि बेचारों के साथ क्या हुआ होता है। अब हमने जो भी दूसरी बात जो बड़ी ज्यादती होती है, जो मैंने नोटिस किया है कि ये सैलून्स वगैरह ना फिर इस तरह की चीज़ करते हुए अगले का हाइड्रा फेशियल हो रहा है, वीडियोस बना के और लगानी शुरू कर देते हैं। भाई जो बंदा आ रहा है आपके पास डेंटिंग पेंटिंग के लिए, एक नॉर्मल सी बात है, वो बंदा प्रॉब्ली नहीं पब्लिसाइज करना चाहता कि वो ये चीज़ें करा रहा है, क्योंकि हर बंदा चाहता तो यही है ना कि एक इंप्रेशन ये पड़े कि हम नेचुरली ऐसे लगते हैं। और इसमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास बहुत दुनिया आ रही होती है और किसी दूसरे आने वाले को भी ये पता नहीं होता कि अच्छा कौन आ रहा है। हमारे पास बाज़ दफ़ा एक घर से 2 सौकने भी आ रही होती है और हम एक दरवाजे से एक को निकाल देते हैं, दूसरे दरवाजे से दूसरे को, क्योंकि प्राइवेसी आपने मेंटेन करनी होती है। आपने अगर कोई बताना चाह रहा है तो वो उसकी अपनी मर्जी की है। हद तक तो चलो फिर भी बात समझ आती है, बट अब जब आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, इस किस्म की चीज़ों में आपको पता है कि लोग नहीं बताना चाहते। एक प्राइवेसी बताना है वो खुद बताए, वो खुद बताए। हाँ, पहली बात ये कि वो उसका राइट है, आपका कोई काम नहीं है कि आप बना के। हाँ, बाज़ हमें लोग कहते हैं कि जब हमने हाइड्रा फेशियल करना था तो बड़ी फरमाइश थी, बहुत सारे लोग थे जो हमें कह रहे थे कि जी हमें ले जाएं, हमें ले जाएं। देखिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है। हम ये नहीं हो सकता ना कि हम किसी को बगैर बताए हम कहें कि अच्छा देखिए हम आपको सैर कराने के लिए लेके जा रहे हैं और टीवी पे बिठा के उनका हाइड्रा कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए, ये स्टेप क्या है? अच्छा, अब हमने सबसे पहले आपने देखा होगा कि सीरम्स इन्फ्यूज़ किए थे, वो बड़े प्रेशर के साथ थे क्योंकि पोर्स क्लीन हो गए हुए थे। अब उनमें हमने सीरम इन्फ्यूज़ करने के बाद अब ये कोल्ड हैमर है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अक्सर सैलून्स में इतने पोर्टेबल छोटी छोटी मशीन्स पड़ी होती हैं, वो खिलौना होती हैं, उनके कोल्ड हैमर में कोई जान नहीं होती। इसका जब ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि हम आपको चेक नहीं करवा सकते, लेकिन बाद में अगर इसके कोल्ड हैमर को आपको चेक करवाऊँ तो इसकी जो बेसिकली जितना ये कोल्ड है ये पोर्स को फुल बंद कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पोर्स तो ओपन कर दिए एक दफ़ा, आपने क्लीन कर दिया, अब आपने पोर्स बंद करने बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपने पोर्स को बंद करने का और हाइड्रेशन का। ओके, ठीक है, अब हम इसमें मॉइस्चर लॉक कर रहे हैं, अब हम इनको पोर्स को बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आप देखेंगे इसके बाद RF स्टार्ट हो जाएगा। RF इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसके भी 2 प्रोब्स हैं। और ये आपकी मशीन बहुत मैटर करती है, ठीक है, उसमें चाइनीज़ मशीन्स भी आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने अपना पार्लर बनाया था बहुत अरसा पहले, फिर वो कोविड के दौरान बंद करना पड़ा, पार्लर भी, सैलून भी, पार्लर भी और रेस्टोरेंट भी। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने इनिशियली जब चीज़ें वगैरह ले रही थी तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा था, नॉट बाय माई पार्टनर बट अदर पीपल, वो जो जिनसे मैं प्रोडक्ट्स और चीज़ें ले रही थी। अच्छा, जिनसे चीज़ें ले रही थी ना वो इक्विपमेंट वगैरह के, मतलब कुर्सियाँ, टेबल, उनने कहा जी हम आपको बहुत सस्ते में हाइड्रा फेशियल की मशीन दे सकते हैं।
मैंने कहा बहुत सस्ते में कैसे दे सकते हैं, हाइड्रा फेशियल की तो मशीन अच्छी खासी महंगी होती है। तो कहते हैं कि नहीं जी, वो ये जो एस्थेटिशियंस और ये जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, ये लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, वो फिर नई मशीन पे आते हैं तो सेकंड हैंड मशीन जो है ना वो हमारे पास होती है, तो सेकंड हैंड आपको बड़े सस्ते में मिल जाएगी। मैंने कहा भाई उसमें तो बड़ी चीज़ें डलती हैं, उसमें सीरम शीरम ये वो। कहते हैं कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मशीन को यूज़ करेंगे, अगला बंदा उसको लगेगा कि आप कुछ करा के जा रहे हैं, आप नॉर्मल क्रीमें व्रीमें हम आपको वो क्रीमें भी दे देंगे जो आप उनके मुँह पर लगा लें। मैं कहा भाई हाइड्रा फेशियल के साथ की जो चीज़ें होती हैं, आप अपनी सेंस मारी जा रहे हैं, और एक मशीन जो एक तरह से ऑब्सोलीट हो गई है, या एक मशीन आप देखें कोई अपनी मशीन एवं तो नहीं फारे करेंगी ना, आप तभी उसको फ्री करेंगी जब उसका कोई यूज नहीं रहा, या वो बार बार खराब हो रही है, या उसके अंदर अब उसका वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। डेफिनेटली। तो पार्लरों में अक्सर ये वाली मशीनें खरीदी जाती हैं, पुरानी और के अलावा एक तो वो छोटी वाली भी ली जाती है, वो तो खिलौना है, ठीक है, वो बिल्कुल खिलौना है। अब जिस बंदे ने ना वो करवाया हुआ है और ये करवाएगा, उसको सही पता चलता है कि बेसिकली मशीन में जान क्या है। देखिए, आपके डॉक्टर में जान होना, आपकी प्रोडक्ट्स में जान होना, आपकी मशीन में, हम बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं मशीन्स पे। हम बिल्कुल ये जो लोकल या चाइनीज़, आपने रोजी रोटी उससे कमानी है। देखिए, मुझे कंप्लेंट से बहुत डर लगता है, ठीक है, किसी भी बंदे का प्रोफाइल है, ठीक है, अब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आप किसी बेचारे का प्रोफाइल ख़राब करके आप कैसे सुकून से रह सकते हैं। एंड यू सी, बात ये कि आपने एक दफ़ा का क्लाइंट बनाना है। देखिए, मज़ा तो तब आता है कि कोई बंदा आपके पास एक दफ़ा नहीं आए, वो आपके पास फिर कंटिन्यूअसली आए और वो अपने 10 लोगों को लेके आए। तो आपको क्या फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा किसी का बेड़ा गर्क कर दे, उसने आगे 10 लोगों ने शायद उनके जिन्होंने आना भी होगा आपके पास उनको रोके कि नहीं उत्थे नहीं जाना। हाँ, बिल्कुल। और अब तो व्यूअर्स इतने फोरम्स बन गए हैं जहाँ पे वेरियस कॉन्वर्सेशंस चल रही होती है, सोल सिस्टर्स ये वो इतने ज़्यादा, स्केरियम ये लोग सारे जो हैं लगाते रहते हैं। तो आप सजेशंस भी ले सकते हैं कि भाई कोई ऑथेंटिक डॉक्टर, लेकिन अपनी भी रिसर्च किया करें। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर नहीं है, यस, बहुत से लोग हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, उन्होंने 4-6 कोर्सेज करके ये काम शुरू कर दिया। आप यकीन करेंगे, जैसा हमारे पास लोग आते हैं कि जैसे जी 3 दिन का हमने एस्थेटिशियन का कोर्स किया हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आती, लेकिन हम क्लिनिक पे जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उसका हमें ये पता होता है कि अच्छा हम फिलर कर रहे हैं, रिएक्शन हो गया है या किसी को सूट नहीं किया, हमने क्या करना है, ठीक है। पहली चीज़ होती है आपको साइड इफ़ेक्ट्स। अब मेरी प्रॉपर एमएससी, अब 3 साल अब मुझे लगे हैं एमएससी करने में, उससे पहले आपका बोर्ड्स क्लियर करना होता है। लाइक अगर मैं कम्प्लीटली उसको प्रैक्टिस समय देखूँ तो 7 साल का अरसा आफ्टर योर मेडिकल, ठीक है। और उसके बाद आके जब कोई ये कहता है कि जी 3 दिन के कोर्स में, तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ इसमें 3 दिन में इसने किया क्या होगा। इससे साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े होंगे, इसने काम देखा होगा, इसने वो रीजन पढ़ा होगा, इसने ये देखा होगा कि अच्छा ये कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे। देखें, जो चीज़ वेस्ट में वर्क करती है वो पाकिस्तान में नहीं वर्क करती। अब लेज़र भी, जो लेज़र हेयर रिमूवल आप कॉकेशियन स्किन पे करेंगे, यानी कि वाइट स्किन पे करेंगे, या जो आप लेज़र फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पे होता है, ब्रिटिश पे, मतलब हर बंदे के टेम्परेचर, क्लाइमेट, इलाके, स्किन टोन, 1000 चीज़ें मैटर करती हैं। एज बहुत मैटर करती है, उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। 3 दिन में आप कैसे सीख सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है। वही तो बात है ना। और 3 दिन क्या, वो 4-4, 5-5 घंटे का कोर्स होता है। आप जाते हैं डेली, आपने 2-2, 3-3 घंटे किए, 4-4 घंटे किए और आ गए। आप एक लाइफ टाइम का या एक सर्टेन पीरियड का एक्सपीरियंस कंप्रेस नहीं कर सकते। यकीन करें, मैं भी जॉर्डन में जिनके काम नहीं चल रहे होते ना, सिंपल बात है, जिनके काम नहीं चल रहे होते वो फिर ये काम शुरू कर देते हैं कि हम आपको कोर्सेज करा देते हैं कि तो फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट जिसको देख लें, सैलून तो चले है ही हैं। अब इन लोगों ने भी, क्योंकि जब असल में पाकिस्तान में मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम ये देखा है, व्हेन आई मूव बैक ओवर हियर, तो मुझे ये लगा कि अच्छा यहाँ पाकिस्तान में स्टाइल ये कि अगर किसी को लग रहा है ना किसी के समोसे चल रहे हैं, तो चाहे वो इंजीनियर भी है ना, तो वो कहेगा मैं अपना काम छोड़ के मैं समोसे की दुकान लगा लूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने अभी भी वो अपना जो कोल्ड वाला जो है वो एस्पेक्ट करें। अच्छा, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, अब जब हम इसको कोल्ड हैमर अभी तक क्यों करें, क्योंकि उस पर टेम्परेचर आ रहा होता है स्किन का भी, हमने उसको एक सर्टेन लिमिट पे लेके जाना है। जब वहाँ पर वो चला जाएगा तब इसका मतलब पोर्स क्लोज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब जिस तरह इस वक्त पोर्स क्लोज होंगे, अब हम RF स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एंड दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी भी क्या करती है कि आपके पोर्स को टाइट करती है, प्लस उसमें थोड़ा एक एंटी एजिंग का इफेक्ट भी होता है, वो आपको लिफ्ट भी देती है। सो नाउ अब हम जो है ना वो RF की तरफ जाएंगे। RF भी हमारे पास 2 हैं, उसमें क्वाड पोलर है, यानी कि उसके 4 आप कह लें कि आगे प्रोब्स हैं,
उसके बाद एक बाइपोलर है, वो हम बाद में आते हैं, उसमें 2 रेडियो फ्रिक्वेंसी के एंड्स होते हैं। ठीक है, तो नहीं, क्योंकि अब हमारा ऑलमोस्ट टाइम मुकम्मल हो गया। ठीक है। असल में व्यूअर्स आपको ये सब स्टेप्स दिखाने का, आप सोच रहे होंगे कि हमें स्टेप्स ये क्यों दिखा रहे हैं, हम कौन सा घर पे कर सकते हैं। ये दिखाने का रीज़न ये है कि लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ऑन एयर देखें कि ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप कहीं जाएँ और आपको अगर हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो आप पूछें कि जी आप क्या क्या स्टेप्स करते हैं, ज़रा मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करें। आपका टाइम कितना आपके लगता है? पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, कोई भी काम कराने के लिए, चाहे बोटॉक्स भी कराने के लिए जा रहे हैं, तो पहले बोटॉक्स पे रिसर्च तो करके जाएं कि ये चीज़ क्या होती है, और ये दूसरा ये important क्यों ये है- और इसका आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और अगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो वो पूरी अपनी नॉलेज लेके जाएं। तो या उस डॉक्टर का काम ज़रूर देखें, उससे कि आप अपने पेशेंट के रिजल्ट्स दिखाएं मुझे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो आपको जुबानी बताए, क्योंकि नहीं, बट यार का क्या आपको रिजल्ट दिखाए, लोग ऑनलाइन जो ये तस्वीरें लगी होती है वो अपनी वेबसाइट पे नहीं, वो पता चल जाता है। आपके अपना पेशेंट, जहां आपने जिसकी अपने पेशेंट की पिक्चर ली थी, आपको देखते नहीं पता चल जाता है कि ये वेबसाइट की पिक्चर है, ये रियल की पिक्चर है, फ़ौरन पता चल जाता है। आजकल मेरे ख्याल में जितनी हमारी पाकिस्तानी अवाम इस गैजेट्स के मामले में सियानी है, कोई भी नहीं है। तो वो लोगों को बड़े आराम से पता चल जाता है। पेशेंट रिव्यू बहुत मैटर करता है। वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है तो जाएं। जो पेड पब्लिसिटीज़ है ना, उन पे कभी यकीन ना करें। अब वही वाली बात है ना डॉक्टर साहब, आपको शो पे बुलाया है। अब एक मैं बात क्लियर कर लूँ कि ना तो ये कोई पेड एडवर्टाइजिंग है ना कुछ और है। मैंने इनको खुद फ़ोन करके कहा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा आजकल ना, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है तो लोग ना बहुत से प्रोसीजर्स करा रहे हैं और फिर हफ्ता 2 हफ्ते जो है उनकी स्किन की बर्बादी फिरी हुई होती है। तो मेरा एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बुला के ये वाली चीज़ करें। मैंने नेक्स्ट आपको माइक्रो नीडलिंग की आपसे ऑन एयर ही ये प्रोसीजर करवाना है आगे जाके, बिकॉज द पॉइंट इज़ लोगों को पता होना चाहिए ये बहुत कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। दूसरा, हाइड्रोफेशियल का इंस्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, ऐसा कोई अगर आपको कहानी सुनाता है कि जी 4 दिन बाद 6 दिन बाद अगले दिन स्किन देखने वाली होती है। ठीक मतलब है, वो जो कहते हैं ना ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन की बात करती है, उस किस्म की आपको खूबसूरत एक ग्लो मिलती है। Yes. और अगर नहीं मिल रही तो समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कराने के बाद रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा है, आप जाएं ही राइट पर्सन के पास। अच्छा, ये वो RF वाला है? RF है। इसके बाद अभी RF दूसरा एक और होगा, फिर मास्क लगेगा, फिर उसके बाद फिर सीरम्स लगेंगे, फिर उसके बाद वाइब्रेशन होती है। मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ, और अभी हम इनका ड्यूरेशन कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोग्राम के पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारा एटलीस्ट 1.5 आवर का 1.5 to 2 hours का हाइड्रा फेशियल होता है। अब आप देखिए पार्लरों में बंदा हाइड्रा फेशियल कराता है 25 मिनट में, 30 मिनट में आपको फ्री कर देते हैं। और अक्सर आप लोग आके सवाल हमसे क्या पूछते हैं कि जी आप क्या ये स्टेप्स कितने हैं। वो भाई स्टेप्स जितने भी हो, आप ये देखें टाइम कितना लग रहा है। मैं वही स्टेप्स आपको 10 मिनट में करके फारिग कर दूं, काउंट करवा के। अच्छा जी, ये मैंने अब आपका वाइप इस्तेमाल कर दी, ये मैंने मुंह धो दिया आपका, ये मैंने अब ये टिश्यू लगा दिया अब आपको। ये स्टेप्स नहीं है। ठीक है, ये स्टेप्स हम आपको इसीलिए यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि स्टेप्स ये हैं। सही। और अल्टीमेटली आपका मैसेज क्या है, आप व्यूअर्स को अपने मतलब लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोफाइल आपका है, यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। आप यहाँ पर पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, आपके 3 गुना लगेंगे। इससे बहुत बेहतर है, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो बेहतर है कि आप पहले से बहुत अर्ली एज से ही अपनी क्लेंजिंग, अपनी डाइट, अपनी बाकी डेली रूटीन जो आपकी केयर्स हैं उन पे ध्यान दें, ताकि आपको इस पर ना आना पड़े। लेकिन अगर आपको आना पड़ता है तो किसी अच्छी जगह पर जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर्स के पास जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इफ़ यू डोंट माइंड एंड इफ़ इट्स पॉसिबल, हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहते हैं। हमारे अब नेक्स्ट गेस्ट आ जाएंगे, no problem। आप भी साथ बैठी रहिएगा और हम अपने गेस्ट के साथ गपशप करेंगे। और म्यूज़िक की दुनिया से उनका ताल्लुक है, आपको वैसे ही म्यूज़िक से बहुत लगाव है, तो हम ये भी करते हैं और एंड में आपको रिजल्ट दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ऑन एयर एंड में रिजल्ट दिखाएं, तो वील कंटिन्यू द प्रोसेस एंड अपना शो कंटिन्यू करते हैं। और एंड में आपको ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगी कि एंड में चेहरा कैसा लगता है। ब्रेक के बाद भाई क्या बात है, हमारी मीठी सी प्यारी सी गुलाब हमारे साथ है। कैसी हो प्यारी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कितनी मीठी आवाज है, बहुत प्यारी और जबान भी इतनी मीठी है कि और स्माइल भी बड़ी प्यारी है। थैंक यू सो मच। ये हमारी बहुत ही फेवरेट और लाडली सिंगर है। हमारे हाथ नहीं लगती, लेकिन लग जाती है तो जकड़ के बैठा लेते हैं इसको। नहीं नहीं, मैं हाजिर हूँ जब भी आप बुलाएं। प्यारी सी गुलाब हमारे साथ हैं और उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, जो बहुत ही टैलेंटेड फोक सिंगर हैं,
मियाँ वाली से है, और वैसे ही मियाँ वाली वालों से हमें बहुत ही एक्स्ट्रा, वैसे तो हमें पूरे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, लेकिन आपको पता है कि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो सराइकी बेल्ट के ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं हम उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम पे बुलाएं। देखिए, हर आर्टिस्ट का राइट है कि स्टेट चैनल पे आए और अपने जौहर दिखाए। सो रिजवान अली जो बहुत पॉपुलर स्टार है हमारे मियाँ वाली के, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आप भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे गुलाब का जी सॉन्ग। जी, माशाल्लाह अच्छा सॉन्ग था और मीठा सॉन्ग, सुरीली आवाज़ है माशाल्लाह। थैंक यू। बट एक बात तो है, सराइकी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही मीठी लैंग्वेज है। बहुत ही मीठी। और मैं तो जब परफॉर्म करती हूँ, और मेरी लड़की को बोलनी नहीं आती बाय द वे, मेरे बच्चे को बोलनी नहीं आती, लेकिन और मैं सीखती है। अक्सर जब लाइव आती हूँ मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं, लेकिन आज इस चैनल के थ्रू मैं कहती हूँ कि मुझे वाकई में नहीं बोलनी आती। गा लेती हूँ क्योंकि लिरिक्स ऑब्वियसली हम याद करते हैं, तो उस वजह से फिर गा लेती हूँ मैं। पर देखो, वही वाली बात है ना कि एक जो आपकी अपनी लैंग्वेज है भी नहीं, Exactly. जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आप इतना खूबसूरती से परफॉर्म करें और कंफर्टेबली करें, ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये आपके क्रेडिट को बेटा बात चाहती है। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, रिजवान भाई, खवातीन ज्यादा हैं, जी, जी। आपको हमने बात करने का मौका जरूर देना है, वरना मिलता नहीं है ना जब लेडीज बैठी हुई होती है। तो रिजवान भाई, ये बताइए कि फोक सिंग, सबसे पहले तो म्यूजिक की तरफ कैसे रुझान हुआ और फिर फोक्स के सिंगिंग का क्यों इंतखाब किया? जी, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं पीटीवी होम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने बड़े शो में मुझे इनवाइट किया, और दूसरा जो आपका शो है माशाल्लाह फेमस है, और इससे हमारे जो जितने भी सराइकी बेल्ट के सिंगर हैं ना, उन्हें बहुत ना रिस्पांस मिलता है आपकी वजह से। एक माह में आप बुला लेती हैं, तो थैंक यू। और दूसरा ये जो रुझान है ना, हमारा अपना घराना है, ठीक है। मेरे वालिद साहब सैयद रसूल वतक खैलवी, उनका काफ़ी हिट सॉन्ग था, ब्रिलियंट आर्टिस्ट कुछ अरसा पहले, अब भी है। तो बारिशां दे मौसम अच पै गए विछोड़े, बिल्कुल। शाला रब कहदियाँ संगता ना तोड़े। और हमारे लेजेंड सिंगर अतौला खान, लाला तौला ईसा खैलवी साहब, उन्होंने भी परफॉर्म किया था बाद में, तो बड़ी पजीराई मिली हमें, और उसी हवाले से हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा घराना है, और अल्लाह का शुक्र है। घराना तो है, लेकिन रिजवान भाई, जब आपने सोचा कि मैं इस तरफ आऊँगा तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? अक्सर अब ऐसा होता है कि घरानों में यूजुअली बड़ी सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये भी होता है कि कहते हैं पुत्र पढ़ ले, कुछ कर ले, इस तरफ ना, मतलब होता है ना कि मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उधर नाल कर लेना है काम। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहें? जब घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब जी, कहा कि मैंने रिस्पॉन्स इसी अच्छा तरफ? था, क्योंकि उन्हें पता था ना जो आखिर इन्होंने आना है इस फील्ड में, ठीक है। तो जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मैंने ठान ली थी कि मैंने एक दिन सिंगर बनना है। हालांकि अब्बू डांटता था मुझे कि आपने इस शोबे में नहीं आना, लेकिन वो मुझे भगा भी देते थे, ठीक है। तो फिर मैंने जब अपनी तालीम पूरी की है, तो पूछ लिया बाबा जी कि मैंने इस शोबे में आना है, तो उन्होंने कहा जी आए, अगर आपके पास टैलेंट है तो आए। तो मैंने सुनाया तो वो हैरान हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम हारमोनियो है, हमारा कल्चर है हमारा, और इसको लेते हुए हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और यही बात है ना कि व्यूअर्स, इंसान अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे लेके जाना चाहता है। जब आप अपने मुल्क की और अपने इलाके की रिस्पेक्ट को, रिकॉर्ड को साथ लेके चलते हैं कि भी मैंने सिर्फ अपना नाम नहीं रोशन करना, मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। जी जी नीयत बहुत मैटर करती है। जी जी। गुलाब मैडम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप म्यूजिक की तरफ आ मुझे गए? अभी अचानक से और फिर देन फोक सिंगिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, सिंगिंग एंड देन उसके साथ साथ फोक सिंगिंग को भी साथ लेके चलना। फोक सिंगिंग का भी बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे बचपन से शौक था, तो बेटा अभी भी बचपन ही है। अभी भी बचपन है बिल्कुल। मुझे लोग कहते हैं शायद इतना मिचोर गागा कि लोगों को लगता है कि आप बड़ी मिचोर हैं। एक और भी चीज है ना कि देखो मेकअप, और स्पेशली टीवी का जो मेकअप होता है, जो बंदा स्क्रीन पे देखता है या स्टेज पे देखता है, तो वैसे ही एज बड़ी लगती है। हाँ और कुछ ड्रेसिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं शलवार कमीज पहनती हूँ उस वजह से भी। लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जीन्स पहन के सराइकी म्यूजिक गाते हुए तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगोगे, हम मारेंगे आपको, राइट? हाँ फोक है ना। हाँ फोक है ना, तो लेके चलना। सिंगिंग में इस तरह से, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था गाने का, लेकिन सिंगिंग फील्ड में आने से काफ़ी अरसे पहले मेरे साथ एक हैपेंड हुआ है कि मैं छोटी सी थी, आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, और मुझे मैं अभी तक मुझे याद है, हमारे कोई करीबी रिश्तेदार थे, मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। तो मैं बेंच पे खड़ी और बारिश हो रही है, तो नए नए कोई फिल्म के सॉन्ग चल रहे हैं, और मैंने हाथ में एक कंघा पकड़ा हुआ है और मैं गा रही हूँ ऊँची ऊँची, और रिश्तेदार, वो कोई करीबी रिश्तेदार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने कहा क्या ऊँची ऊँची बोल रही हूँ, क्या ऊँची ऊँची गा रही हूँ। मैंने कहा एक दिन आएगा मैं बड़ी सिंगर बनूंगी।
हाँ। और उसके कुछ अरसे बाद मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने मेरी तब दुआ सुनी कबूलियत का कोई भी वक्त और हो उन्होंने सकता है। कहा हाँ बड़ी सिंगर बनोगी तुम कह देते हैं ना जैसे बच्चों को बोल देते हैं। और वो बात फिर अगले को कह के भूल जाती है, अपने दिमाग से नहीं मेरे निकलती। दिमाग से वो लिटरली नहीं गई और अभी तक मुझे वो बात याद है। तो अल्लाह पाक ने मुझे मिलवाया फिर खुर्रम इदरीस भट्टी साहब से, हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर रिकॉर्डिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे मिलने के बाद क्योंकि मैंने फिर म्यूज़िक फील्ड को मैंने कंटिन्यू किया और रही बात फोक म्यूज़िक की, तो मैंने 2018 में मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया था सराइकी सॉन्ग। उससे पहले मैं सराइकी बिल्कुल भी ना जानती थी और ना मैंने कभी सुनी थी। अच्छा, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं उर्दू में ही बात करती हूँ, मुझे सराइकी बिल्कुल भी नहीं बेटे आती। देखो बात ये कि जैसे कि आई एम पंजाबी, लेकिन मेरी पंजाबी बहुत ही कमजोर है, इतनी की वीक है, इतनी वीक है कि मतलब इट्स एम्बैरेसिंग। तो इक्का दुक्का वर्ड तो मैं पंजाबी एक्सेंट में बोल लेती हूँ ऑब्वियसली, बट कभी सीखी नहीं फॉर्मली। तो मुझे इसीलिए इतनी खुशी होती है और मैं बहुत एडमायर करती हूँ उन लोगों को कि जो चलो उर्दू तो चलो पाकिस्तान में हर बंदा बोलना सीख ही लेता है, लेकिन साथ साथ अपनी जो अपनी इलाके language की को याद ज़बान है रखना। आपको आनी चाहिए यार, ये अपने कल्चर को ओन करने वाली बात Exactly. है। और अगर आई वॉज अनलकी और अगर मैं मेरी नलायकी समझ लें कि मैं नहीं सीख पाई, तो मैं अपने बच्चों के साथ जो है कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत मैं बोलूँ। घर में जिस को आती है पंजाबी में कहती हूँ बेटा इनसे पंजाबी में जरूर बोले। और हालांकि अब भाई बाकी अपने लोग कल्चर को कहते ओन नहीं हैं। करोगे तो किस चीज़ को ओन करोगे? आजकल के पेरेंट्स कहते हैं आपने पंजाबी नहीं बोलनी, खबरदार पंजाबी बोली तो इंग्लिश में बात करो। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं और अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अपनी जिस language को एरिया आगे से लेके जहाँ आना है, चाहे चाहिए। सिंधी, आप देखें कि सिंध में ये बड़ी खूबसूरत बात है, सिंधी कल्चर में हर बच्चा सिंधी बोलता सिंधी जरूर है, बोलता है। चाहे उसको अंग्रेजी आए, उर्दू आए, जो भी जबान है, माँ बाप सिंधी जरूर सिखाते हैं। Exactly. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कि रीत साहिबा आप कुछ ब्रेक में रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, हम देखें अब रिजवान भाई यहाँ पे हों और सामने हारमोनियम भी पड़ा हुआ है, तो लाइव क्यों नहीं हम सुने इनसे? जरूर। क्या सुनाएंगे हमें ये मेरा सुपरहिट बातों सॉन्ग। के अलावा? अच्छा, बातों के अलावा क्या सुनाएंगे? अपना सुपरहिट सॉन्ग सुनाऊंगा आपको। जी सर। विसिर सट वक्त निभींदे ते उका नहीं फर्क रखींदे ओ जिथे बंदा दिल चालावे वे अल्लाह तेनू हक समझावे वे मौला तेनू हक समझावे वे अल्लाह तेनू हक समझावे वे मौला तेनू हक समझावे। बेकदरा सारा मुल नहीं आ पाया सजन जगीरा होंदे ने कई भी तेनू नी समझाया सजन जगीरा होंदे ने वे कौन तेनू यार दसावे वे कौन तेनू यार दसावे ओ जिथे बंदा दिल चलावे वे अल्लाह तेनू हक समझावे ओ मौला तेनू हक समझावे। क्या बात है गुलाब, ब्यूटीफुल। अच्छा, जल्दी से किचन में भी नजर डाल देते हैं। पुलाव बन रहा है, द पलाज बन रहा है। तो क्या सिचुएशन है? पुलाव बिल्कुल रेडी है, कटलेट्स भी रेडी हैं, इतना अच्छा माहौल है। हमारे घर में जब पुलाव बनता था तो भाजी पुलाव बना है, हम लाइक पुलाव क्या होता है? तो वो मेरे दिल में। और कटलेट्स को भी आपको पता है कि अक्सर क्या कहा जाता है? बताओ। कटलेट्स और पुलाव। और तो हमने आज ये तो एक्साइटमेंट देखो ना कटलेट्स और पुलाव की, जरा खापे खाने का तो मुझे बहुत शौक है। तो और मियाँ वाली में खाना भी बड़ा मजे का मिलता है। हाँ जी, कभी किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन चलें कभी कोई भाई बुलाएगा तो हम आके खा लेंगे, राइट डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल। सो लुक्स ग्रेट। अपना जरा बताएं ना, जो खूबसूरत आपने तैयार किया यहाँ सारा तक आ रही है और मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है।
हाँ तो बेटा दिल ही दिल में डाइटिंग किया करो, ज़बान पे मत लाया करो। अच्छा ये बताइए कि अब अपनी तरह दिखाया, आपने खूबसूरत प्लेटर्स तैयार किए हैं। ये कटलेट्स और साथ सैलड, सारा आप इसको बैलेंस करें और आज चीट डे कर लें, कोई बात नहीं। हाँ दूसरी वाली चीटिंग ठीक नहीं है, लेकिन खाने में चीटिंग ठीक है। खाने में खाने चीटिंग में थोड़ी cheating। सी हो रही नहीं नहीं, वैसे भी देखे ना, जिसके वजूद में वजन नहीं है उसकी बात में वजन कैसे होगा? एग्जैक्टली है ना? नहीं वो स्लिम है। हर रोज लोग का जिस लाइपोसक्शन कर रहे होते तो गाल है कर रहे हो, मैं थोड़ी समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहिबा, लेकिन हम आएंगे। हौसला तो देना है ना। और ये कौन सा हौसला है? अच्छा रिजवान भाई ये दिल बताइए, ना टूटे। वो जितनी देर अब ये है जान के मोटा करती है लोगों को, फिर उनका लाइपो से वजन कम करती है, कहानी ये है असल नहीं, वो में। देखिए लेकिन खैर वो तो हमारा बच्चा है ही, सिंगल पसली सा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात हैं? ये आजकल ये म्यूज़िक चल रहा है, न्यू सॉन्ग है मेरा, ये कुछ ही दिन हुए। और बोझ कॉन्सर्ट्स काला। वगैरह भी काफ़ी आपके जी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुपरहिट सॉन्ग है। ढोला तेरी याद विच वधिया सवाद विच बिल्कुल पहले तेन वेखना है बाकी बाकी गल्लां गल्लां बाद। जी, वायरल तो अपनी जगह ना, टिकटॉक पे जितना वो वायरल हुआ हुआ है ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और काफ़ी सॉन्ग है मेरे यार। और आगे का क्या क्या प्लान है, मतलब और किन चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं आप? जी बस यही है, फोक ज़्यादातर ना फोक पे कर रहे हैं, पॉप म्यूज़िक भी है, लेकिन ये जो कल्चर है ना हमारा, ये इसको आगे लेके आ रहे हैं ताकि ना हर जगह ये फैल जाए। तो आपका शुक्रिया है कि हम हमारे फोक को आप इनवाइट कर रहे हो हर मंथ, तो हमारे लिए एजाज़ की बात है। और आपका माशाल्लाह शो भी फेमस है हमारे इलाके में, तो काफ़ी लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, और उनका भी दिल करता है कि हम आएँ। बताया करें, हम बुलाएंगे। आपको पता है हमारी कोशिश देखें, जहाँ पे हम यंग पॉप सिंगर्स को मौका देते हैं, हम क्लासिकल सिंगर्स को मौका देते हैं, तो हमारे जो फोक सिंगर्स हैं वो तो हमारे मुल्क की शान है, हमारी आन है, मतलब हमारी इट इज़ जी जी हम पे फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों को बुलाएं। तो जब भी आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो रिजवान भाई ज़रूर बताइएगा। हम और बाकी और भी यंग टैलेंटेड बच्चे आ गए हैं, आ रहे हैं, तो बताएं। बल्कि सराइकी फ्यूजन भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, वो भी एक बड़े मज़े का एक एलिमेंट है जी जी बिल्कुल। यंग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप गुलाब क्या कर रही हैं आजकल? सेम म्यूज़िक पे ही वर्क चल रहा, और क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं फोक म्यूज़िक के साथ साथ गज़ल गीत और ये सब चीज़ें मैं गाती भी हूँ और मुझे पसंद भी है। तो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह मैं लेके आ रही हूँ, लाइक उर्दू सॉन्ग्स, क्योंकि कुछ ऑडियंस है जो उर्दू सॉन्ग सुनना पसंद करती है, तो इंशाल्लाह अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे हम। आपके भाई को भी पसंद है? अच्छा जी ज़रा तो ये फिर आपके लिए ही है। डन है, लेकिन जब करोगी बनाओगी तो हमें बताना, फिर शो के आके पीटीवी पे फिर आके भी मैं वो सॉन्ग लॉन्च करूंगी। प्लीज आपकी मेहरबानी। हम हमारी तो ख्वाहिश होती है, दूसरे लोग फोने कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जी हमारा गाना आया हुआ है प्लीज बुला ले। मेरा पॉइंट ये होता है कि आए, प्लीज आए। और मैं पीटीवी की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वैसे मैंने स्टार्ट भी पीटीवी से ही लिया, बिल्कुल। और मेरे घर वाली बात है, समझे कि मैं घर से निकल के यहाँ पे आती तो मुझे लगता है मैं घर में ही आ गई हूँ, और आपका प्यार इतना है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आके अपना न्यू सॉन्ग मैं लॉन्च करूँगी। डन। और आप भी रिजवान भाई, जी, अगला जरूर। सुपर हिट सॉन्ग पहले हमारे पास रिलीज कर दीजिएगा, जरा हमारी एक्स्ट्रा जरूर रिस्पेक्ट बन जाएगी, नहीं, ठीक है ना? हमारे लिए एजाज की बात है। हमारे लिए एहसास की बात है, बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहिबा, मैंने कहा गाने आपने बतेरे सुन लिए, अब अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। मैंने कहा ये ना कि लड़की पेशेंट आपने serious भी हो अगला जाओ। यही लॉन्च करना। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब हमारा क्या स्टेटस है? हमारी बहुत वी आर डन, अब आप ग्लो चेक ऐसे करें। कुड़ी बदल गई है, ऐसे साड़ी कुड़ी बदल गई। खैर वैसे भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है सबा, लेकिन हमारे पास एक बिफोर आफ्टर की तस्वीर है। अच्छा जो बिफोर वाली तस्वीर है व्यूअर्स, ये 3 साल पुरानी तस्वीर है, राइट? ये 3 साल पुरानी तस्वीर है। मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रा फेशियल नहीं है, मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। मल्टीपल दिस इज अ जर्नी। हाँ जी, ठीक है। हम दिखाना चाहते हैं आपको तस्वीर। और ये देखिए ना कि जब वो इनिशियली आई थी तो स्किन में काफ़ी इश्यूज थे, और अब माशाल्लाह देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस। और लिफ्ट आप भी है माशाल्लाह चेहरे में, क्लियर भी हो गई है स्किन पहले से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप ये देखें कि अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप होता है। अच्छा हाइड्रा फेशियल के बाद आफ्टर केयर क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने अब अपने शो को क्लोज भी करना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आपने जैसे कि कहा लोग करा के चले जाते हैं, हाँ। और फिर कुछ भी नहीं करते। हाँ देखिए, आज आपने, हम ये कहते हैं कि सीरम्स लगे हुए हैं, आज के दिन आप इसको वॉश ना करें, ठीक है? या क्योंकि इनका हमने अर्ली टाइम पे किया, यूजुअली हम इवनिंग में कर रहे हो तो हम कहते हैं आप रात के बाद सुबह वॉश करें, लेकिन 8 आवर्स एटलीस्ट सीरम्स लगे रहने दें। ठीक है। और उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं, उससे पहले कोशिश करें कि ना करें, लेट इट वर्क, पेनिट्रेट होने दें। और उसके बाद अब आपने जो सीरम्स हम आपको एडवाइस करें, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड एक बड़ा अच्छा सीरम है, उसको डैम्प स्किन के ऊपर आप डेली बेसिस पे यूज़ करें। और सन ब्लॉक प्लीज़ मस्ट है, उसको सन ब्लॉक को जिस तरह खाने की पीने की आदत है आपकी, पानी पीने की आदत है, उसको उस तरह से अपनी रूटीन में शामिल कर लें, आप बहुत चीज़ों से बच जाएंगे। आप सुन रहे हैं दोनों,
मैं बताती हूँ यूज़ क्यों, करती हूँ। क्योंकि आप लोगों की ट्रैवलिंग इतनी होती है और अक्सर जब आप लोग गाड़ियों में या अपनी टीम के साथ कोस्टर पे जा रहे होते हैं तो डायरेक्ट धूप आप लोगों के चेहरों पे पड़ रही होती है और फिर वक्त के साथ स्किन खराब हो जाती है। सो और ये नहीं है कि वो आज धूप लगी तो कल खराब हुई, वो लग के तो सन ब्लॉक तो अपने पास कॉन्स्टेंटली हर बंदे को रखना चाहिए, राइट। यहाँ पे डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया, हमारे दोनों सुपरस्टार्स का शुक्रिया। अल्लाह Thank you. आपको मजीद कामयाबी दे, खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। ज़रूर वो कहते हैं ना, जो लोग अल्लाह ताला जिनको बहुत नवाजता है उनकी दुआएं भी फिर ज़्यादा लगती हैं, तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स मीना एंड सबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल। एंड शेफ आमना, कटलेट्स का बहुत शुक्रिया कटलेट्स एंड पुलाव का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सबका शुक्रिया आज का शो देखने का। हम एक दिन की ब्रेक पे जाएंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। शो को क्लोज करेंगे अपने प्यारे भाई का एक सुपर हिट सॉन्ग सुनते हुए। ओवर टू यू भैया।